नमस्ते वीडियो माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे वचा की। वचा आयुर्वेद में काफ़ी जाना पहचाना नाम है, ठीक है, और आप लोग आज इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले बात करें क्लासिकल कैटेगराइजेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले चरक हैं, उन्होंने जो 50 महाकषाय बताए उसमें से विरेचन महाकषाय, लेखनीय महाकषाय, अशोक महाकषाय, प्रत्येक महाकषाय, आस्थापनोपद महाकषाय, शीत पुष्पन महाकषाय, संज्ञास्थापन महाकषाय, इन महाकषायों के अंतर्गत वचा को उसके गुणों के कारण रखा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इनके अंदर इसको रख दिया है। तो विरेचनीय, लेखनीय, अशोक, तृप्तिग्न, आस्थापनोपद, शीत पुष्पन और संज्ञास्थापन। इसके अतिरिक्त उन्होंने तिक्त स्कंद बनाए, जो 6 स्कंद रसों के आधार पर बनाए हैं, उसके अंतर्गत वचा को उसके तिक्त रस की वजह से रखा है और शिरोविरेचन के अंतर्गत भी इसका प्रभाव बताया है। फिर सुश्रुत ने जो 37 गण बताए हैं उसमें से पिप्पल्यादि, वचादि, मुस्तादि, इन गणों के अंतर्गत उसको रखा है। किस किस में रखा है? पिप्पल्यादि में, वचादि में, मुस्तादि में। और जो ऊर्ध्वभाग हर जो द्रव्य बताए हैं उसमें भी वचा का उल्लेख उन्होंने किया है। आगे बात करें वचा की, तो वचा एक आप कह सकते हैं कि सूप होता है 3-4 फीट का, जो पानी वाले स्थानों में लगता है, और जो इसकी मूल है, ठीक है, उसको हम वचा के रूप में ग्रहण करते हैं। अब वचा का अगर और क्लासिफिकेशन करें तो इसकी 4 जातियाँ इन्होंने बताई है। सबसे पहली है वचा या घोड़वच, ठीक है। वचा या घोड़वच एकोरस कैलमस अरेसी फैमिली, जिसका हम वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा और आगे पढ़ने वाला है इसके गुणों के बारे में, ठीक है। दूसरी होती है दीपांतर वचा। दीपांतर वचा इसका भेद है दूसरा, ये कश्मीर में जो हिमालय वाला जो प्रदेश है वहाँ ठंड के स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है। इसको बालवच भी कहते हैं, बालवच कहते हैं, और इसे हेमवती भी कहा जाता है, ठीक है। और जो मजार पोश है, मजार मूट है, वो भी इसी के नाम है। मजार पोश, इसके ऊपर मजार के ऊपर इसके फूलों की चादर बिछाई जाती है, और मजार मूट मतलब मजार का मूल, ठीक है। तो इस आधार पर इसके नाम मजार पोश, मजार मूट रखा गया, और बालवच और हेमवती और पारसी वचा इसके वैसे नाम। इसके अलावा 2 भेद इसके और हैं। पहली है महाभरी वचा, जिसे कुलंजन के नाम से जानते हैं, और दीपांतर वचा, जिसे चोपचीनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अलग से अपने चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो ये इसके आपको क्लासिफिकेशन है, वो ध्यान रखना है। क्या क्या है? वचा है, पारसी वचा है, महाभरी वचा है और दीपांतर वचा है। उसके बाद हम बात करें इसके रसपंचक के गुणों की। गुण इसमें लघु और तीक्ष्ण है, ठीक है। और इसका जो रस है वो लघु कटु और तिक्त है, विपाक इसका कटु है, वीर्य पुष्ट है, और प्रभाव इसका मेद्य है, ठीक है। तो मेद्य प्रभाव इसका होने की वजह से शामक प्रभाव इसका हो जाता है। उसके बाद देखिए भाव प्रकाश क्या कहते हैं इसके बारे में। भाव प्रकाश कहते हैं वचा उग्रगंधा, षडगंधा, शक्तपूत्र विशोधनी, ठीक है। इसके जो पर्याय हैं वो इन्होंने बताया कि सचा उग्रगंधा, इसकी मूल में उग्रगंध होने की वजह से क्या कहा जाता है? उग्रगंधा। फिर षडगंधा, जो इसकी मूल है, जैसे हमने बात करी कि कंद के रूप में होती है, तो उस पर 6 गांठें जैसी होती है, मतलब ग्रंथियाँ बनी हुई होती है, इसलिए इसे षडगंधा भी कहा जाता है। ये शक्रत मूत्र विशोधनी कहा गया है। शक्रत का और मूत्र का शोधन करने वाली है, विबंध को दूर करने वाली है, आधमन को दूर करने वाली है, शूलग्नि, और वेदना स्थापन होने की वजह से शूलग्नि, शूल को दूर करने वाली है। शक्रत मूत्र विशोधनी आ गया था। अपस्मात, कफोन्माद, भूत ज्वर, जंतु अनिलान हरे, ठीक है। और इसका हमने प्रभाव देखा कि इसका मेद्य प्रभाव है, ठीक है। तो ये जो मानस रोग है, अपस्मान है, कफोन्माद है, भूतज, जंतु अनिलान है, ठीक है। भूत से या जंतु से जो वात बढ़ जाता है, अनिलान वात जो रोग है, उन सबको ये दूर करने वाला है। हम पर्टिकुलरली पॉइंट वाइज देखें तो एक्सटर्नली इसका जो रोल है वो वेदना स्थापन है। तो जहाँ कहीं भी वेदना है किसी भी प्रकार की, जैसे आमवात में, संधिवात में, या और कदय की वेदनाएं हैं, तो वहाँ इसका लेप किया जाता है। इंटरनली नाड़ी से स्थान पर देखें तो वेदना स्थापन होने के साथ साथ इसमें शामक प्रभाव है, ठीक है, और मेद्य है। शामक होने की वजह से जैसे अनिद्रा की स्थिति में या मानस रोगों में, जैसे कि हमने देखा उन्माद है, अकस्मात है, ठीक है, अपतंत्रक है, इन रोगों के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आक्षेप शमन
की क्षमता भी है, तो जो पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, ठीक है, अपतंत्र जो रोग हैं उन रोगों के अंदर, या फिर कहीं और किस तरह का विकार है जिसकी वजह से आक्षेप आ रहा हो, तो वहाँ पर इसको दिया जा सकता है। उसके बाद हम करें पाचन संस्थान पर इसका प्रयोग, तो पाचन संस्थान पे भी ये इसे शर्करा मूत्र विशोधनी कहा गया है, तो एपेटाइजर भी है और अनुलोमन का काम भी ये करती है, जिससे मलमूत्र का भी विशोधन करती है। श्वसन तंत्र में देखें तो जैसे कफज कास है, ठीक है, और में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्वास रोग है, श्वास कष्ट है, ठीक है, उसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्वास कष्ट के सबसे पहले कफज कास में देखें तो इसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूस सकते हैं। अगर श्वास रोग की बात करें तो आप 1 से 2 ग्राम बचा का चूर्ण ले सकते हैं, उसमें 5 से 10 ग्राम सेंधा नमक और 400 ml पानी मिला के उसको बॉईल करने के बाद उसको छान के उसको पिला सकते हैं। उससे क्या हुआ, वमन हो जाएगा उसको, ठीक है, वमन होने से उसके श्वास कष्ट है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे बचपन से ही हकलाते हैं या देरी से बोलते हैं, उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और मानस रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। मस्तिष्क के लिए बढ़िया है ये, तो इसलिए इसका कुमार रसायन आदि के अंदर इसका एक कंटेंट के रूप में इसे डाला जाता है। वचा के प्रयोग की बात करें तो इसकी जो डोज है वो लगभग 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक इसके जो ये चिकित्सीय प्रभाव हैं उनके अंतर्गत इसको लिया जा सकता है, और उसे वमन करवाना हो तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अगर हम ये डाल दें तो इसका वमन प्रभाव हमारे सामने आ जाता है। स्पेशली जो इसका पार्ट है, यूजफुल पार्ट है, वो इसका कंद है, मूल कंद, ठीक है, आप जो भी कहना चाहें वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मैद्य रसायन, कुमार रसायन, ठीक है, इनके अंदर इसे डाला जाता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। सो थैंक यू।